बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द लास्ट आवर। मैं हूं यासिर रशीद और स्टूडियो मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार राना मोहम्मद अजीम साहब। नाज़रीन, आज के दिन अगर देखा जाए तो हुकूमती सतह के ऊपर जो डेवलपमेंट्स देखने में आई हैं उसमें मुस्तकबिल की हिकमत अमली को तरतीब देने की बातें हुई हैं, जिसमें आईनी तरमीम पेश की जाएगी कौमी असम्बली के इजलास में। दोनों हाउसेस को कॉल कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर सवाल बेशुमार माहिरीन कवानीन और एतराज़ात ये उठाए जा रहे हैं कि हाउस पूरा नहीं है, तो हाउस पूरा ना होने के नतीजे में किस तरीके से ये मुमकिन हो सकता है कि आईनी तरमीम की जा सकती है। उस आईनी तरमीम के लिए हुकूमत के नंबर्स कितने पूरे हैं, क्योंकि अगर आज के दिन देखा जाए तो मेल मुलाकातें भी हुई हैं, आज ही के दिन पैगामात भी जारी किए गए हैं, बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है, इस्लामाबाद की सूरत हाल को कंट्रोल करने की भी बातें हैं। और आज के दिन जब मलाइशियन वज़ीर आज़म वापस रवाना हो गए अपने 3 दिन का दौरा मुकम्मल करने के बाद, 3:30 बजे नूर खान एयरबेस से वो वापस मलाइशिया को रवाना हुए, तो उसके बाद SCO समिट के हवाले से तैयारियां जारी हैं। और आज रात तकरीबन 1 घंटे के बाद इस्लामाबाद में फौज तायुनात कर दी जाएगी और फौज की तायुनाती जो है वो 12 दिन के लिए की जा रही है कि उसमें गैर मुल्की जो सफरा हैं उन्होंने पाकिस्तान आना है, वज़रा आएंगे, सरबराह मुमलिकत आएंगे, शंघाई ताउन तंजीम के इजलास के अंदर वो शिरकत करेंगे और उसी शिरकत में को मद्देनजर रखते हुए वहां पर भारी नफरी जो है उसे तायुनात करने का फैसला किया गया। इस पूरे मंजरनामे में अगर देखा जाए तो सियासी मामलात के ऊपर नंबर गेम पूरी करने के हवाले से हुकूमती प्लान किस हद तक कामयाब रहा है। आईनी तरमीम को लेकर अगर ये चीजें आगे बढ़ेंगी तो कौन कौन इसका बेनिफिशियरी होगा और जो मुखालिफिन होंगे वो किस तरीके से बात को आगे बढ़ा सकते हैं। और हमने ये भी देखा कि जब पाकिस्तान बार काउंसिल के ऊपर प्रेशर बढ़ाया गया मुख्तलिफ बार्स की जानिब से कि आप नजरसानी पिटीशन को वापस लें, उनकी जानिब से वापस नहीं ली गई, उसके ऊपर फैसला सुना दिया गया, तो उसके बाद सुनने में यह है कि वो जो बार्स हैं वो वकला तहरीक का भी इशारा दे चुकी हैं। अब हुकूमत के पास क्या पॉइंट्स हैं, हुकूमत क्या रवाबित के अंदर तेजी लेके आएगी या फिर हुकूमत जो है अपने बलबूते के ऊपर आईनी तरमीम करवा लेगी। इसी मंजरनामे के ऊपर बात करेंगे। राना साहब की तरफ बढ़ते हैं। राना साहब, क्या समझते हैं हुकूमत की मेल मुलाकातें, तमाम रवाबित और उस रवाबित के सिलसिले के अंदर नंबर गेम का पूरा होना, हुकूमत कामयाब हो पाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। देखें यासर, एक बात तो बड़ी क्लियर है, हुकूमत अब तक 9 का हिस्सा जो है उसको लिख के रखा हुआ उन्होंने, 9 का हिस्से को, कि हमने 9 जमीयत निकाल के जी जमीयत निकाल के जमीयत मौलाना साहब को निकाल के कि हमने 9 अरकान असम्बली जो हैं वो तहरीक इंसाफ के हर सूरत में तोड़ने हैं, ख़रीदना है, वैसे साथ मिलाना है, जो भी आप इसको लफ्ज़ दें, सही, क्योंकि पार्लियामेंटी ज़बान में ज़मीर का जागना है, अवाम की ज़बान में लोटे होना है और अरकान असम्बली की ज़बान में अपना ज़मीर बेचना है। इन तीनों में से कोई एक लफ्ज़ जो जिसको अच्छा लगता है वो उस हिसाब से इस्तेमाल कर लेता है। 9 का 9 नाम मेरे पास भी हैं, 9 नाम आने वाले 2 से 3 दिनों में सामने भी आ जाएंगे, लेकिन मेरे पास इतला जो है वो थोड़ी सी इतला ये है कि शायद इन 9 में से 4 या 5 में या 6 में कामयाबी मिल जाए, बाकी में कामयाबी ना मिल सके। अब इनके अपने सेनेट के अंदर से 3 अरकान जो है, आज के दिन तक की जो खबर है, जो आज इनकी मीटिंग हुई है, इनके अपने 3 सेनेटर जो है वो इससे इंकारी हैं, इस तरमीमी एक्ट पर, जो तरमीमी बिल लाना एक्ट कह रहा हूं, वो उस पर इनका साथ देने से जोर तोड़ होती है। सियासी प्रेशर भी होता है और एक अवामी प्रेशर भी होता है। ये तीनों प्रेशर जो है ना, ये बहुत सी चीज़ों को तब्दील कर देते हैं। अब बात यह है कि एक तरफ आपके यहाँ पे पूरी दुनिया से, बल्कि बड़े बड़े ममालिक के जो सरबराहान भी आ रहे हैं, आपने उसको भी संभालना है। और अगर उसी दौरान में ये शोर मच जाता है कि पाकिस्तान जैसे एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जो है, जमहूरी मुल्क जो है, उसके अंदर लोगों का लेन देन जो होना शुरू हो गया है, ये खबरें तो अब इंटरनेशनल तौर पे जाती हैं ना। अब अगर किसी को आपने रख लिया है और किसी पे प्रेशर है, कोई ऐसी चीज़ें सामने आती हैं तो फिर भी हुकूमत के लिए ही प्रॉब्लम आएगी। दूसरी बात, मैं समझता हूँ कि ये आईनी तरमीम जो हुकूमत जिसे एक बड़ा आसान टारगेट समझ रही है इस वक्त तक, इस एक 63A के फैसले के बाद, ये आसान टारगेट नहीं है। ये टारगेट इनके गले की हड्डी बन जाएगा। ज़हन में रखिएगा, हुकूमत उस वक्त भी तमाम चीज़ें मुकम्मल करके बैठी हुई थी जिस वक्त हुकूमत को ये पता था कि जनाब आज इतवार का दिन है और आज छुट्टी है, हमारे सारे स्कोर पूरे हैं। और हुकूमत के ईवानों में ये इतला थी कि मौलाना फजल रहमान साहब उनके साथ हैं, जो लोग इन्होंने साथ रखे हुए हैं
4 या 5 थे, वो भी उनके साथ हैं। अब उन 4 या 5 में से 1 या 2 जो है अगर खिसक जाते हैं, साइड पे हो जाते हैं, या मान ले वो सारे साथ आ जाते हैं, फिर भी अगर सेनेट से इन्हें नहीं मिलता कुछ तो फिर क्या करेंगे? फिर तो गया ना गेम। अच्छा राना साहब, वो आपको याद है ना कि लास्ट टाइम आपने मुझ पे तनकीद की थी कि सारा दिन दफ्तर में बैठ के अपनी मर्जी के शॉट निकलवाएं। आज आपकी फरमाइश के ऊपर हमने कुछ काम किया है। नहीं, मैंने इसलिए किया, मैं आपकी फरमाइश देख, मेरी फरमाइश नहीं थी वो, मैं याद दिलाना चलिए आपकी तहकीक के मुताबिक हमने एक काम किया है कि जब हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास जो था वो पाकिस्तान के अंदर होना था, उस वक्त उस इजलास के हवाले से मौक़िफ़ क्या था? इस वक्त जो हुकूमती जमातों के अंदर शामिल हैं, उन जमातों के रहनुमाओं का वो ज़रा मुलाहिज़ा करें, फिर इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। स्पीकर नेशनल असम्बली ने जो एक मेंबर अल्लाह को प्यारे हो गए, उनकी दुआए खैर के बाद अगर जो हाउस का जो बिजनेस है उसको ना चलाया तो फिर हम मजबूर होंगे असेंबली हॉल के अंदर धरना देने के ऊपर। नेक्स्ट वर्किंग डे का एजेंडा उनको इजलास बुलाना उनकी जिम्मेदारी है, और अगर उसमें उन्होंने ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए तो फिर हम मजबूर होंगे। OIC की कॉन्फ्रेंस हो रही है, हमें आप मजबूर ना करें कि आप इसकी आड़ में आइन शिकनी करना चाहें, कानून तोड़ना चाहें और मजाक बनाना चाहें। हम आपको इसकी इजाज़त नहीं देंगे, हम वहाँ पर धरना देंगे। फिर आइन शिकनी की इजाज़त नहीं देंगे, कानून तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे, हम वहाँ पे धरना देंगे। ये जो गुफ्तगू है ये उस वक्त के अपोजिशन लीडर और मौजूदा वज़ीर आज़म की गुफ्तगू है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का, जो इस वक्त वफाकी हुकूमत का हिस्सा हैं, उनका उस वक्त मौक़िफ़ क्या होता था वो भी सुन लें। स्पीकर नेशनल असेंबली मंडे तक दुआ करके फातिहा पढ़ के अदम एतमाद का मोशन पेश नहीं करता तो फिर मेरा तजवीज़ मेरा पार्टी को, अपोजिशन जमातों को ये होगा कि हम उस हॉल से नहीं उठेंगे और हम देखते हैं कि आपका OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होता है। मेरा मौक़िफ़ जो अपना जमात में भी और अपोजिशन पार्टीज़ के सामने होगा कि हम भी वहाँ उसी फ्लोर पे बैठे रहेंगे जब तक हमारा हक नहीं दिया जाए। माजरत चाहते हैं, उस वक्त OIC कॉन्फ्रेंस थी और अब SCO समिट है, लेकिन उस वक्त भी बैनुल अक़वामी मंदूबीन ने पाकिस्तान आना था और अब भी उन्हीं मंदूबीन ने पाकिस्तान आना है। कहा यह जा रहा था कि अगर आप हमारी मंशा के मुताबिक बात नहीं करेंगे, मुतालिबात नहीं मानेंगे, तो हम देखते हैं कि OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। और अब SCO समिट हो जाएगा राना साहब? हो जाएगा, खैरोफियत से होगा इंशाअल्लाह ताला। इस पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान के मामले पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई सियासी जमात नहीं हमारी किसी के साथ। हम सब हैं पाकिस्तान, जहाँ पे मेज़बानी है वहाँ पे मेज़बानी है वहाँ पे। लेकिन मैं कुछ चीज़ें देख रहा हूँ ना, सब चीज़ें उल्टती देखता हूँ। मुझे याद है यासर, जिस वक्त वो कॉन्फ्रेंस थी तो एक शोर मचा हुआ था, इमरान खान जा रहे हैं, बानी तहरीक इंसाफ की छुट्टी हो रही। अब पता है शोर इंतहा मच। जी। मैंने एक बड़े सीनियर बंदे से बात की, मैंने कहा यार मुझे समझ नहीं आ रही कि इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस हो रही है, सारे मुस्लिम ममालिक के लोग आ रहे हैं और ये कॉन्फ्रेंस जो है बहुत से लोगों की रजामंदी के बगैर नहीं हो सकती। मेरे ख्याल से वो हुई भी बहुत ज्यादा अरसे के बाद थी। मैं कहा बहुत से लोगों की रजामंदी के बगैर हो नहीं सकती। उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक। मैं कहा ना उनकी रजामंदी के बगैर हो सकती है, अगर वो रजामंद है तो वो इमरान खान से भी रजामंद है, तो फिर किस तरह इमरान खान की हुकूमत जाएगी भाई? उसने मुझे आगे कहा कि आप देखना, मुझे याद है ये मैं हल्फन कह रहा हूँ, और कुछ ही अरसे बाद उस कॉन्फ्रेंस के कुछ अरसे बाद खान साहब फारिग हो, अब निकाल के देख लेना। अब सेम मुझे पता नहीं क्यों फेल सा हो रहा है, सेम वही हालात हैं। उसी तरह कहा जा रहा है कि जनाब कैंसिल कर दें हर चीज, मेहमान आ रहे। मैंने ये शॉर्ट सर्विस नहीं चलाया कि क्या राना साहब इस वक्त मौक़िफ़ है कि कैंसिल कर दें? जी दूसरी तरफ से मौक़िफ़ है कि आप इसे कैंसिल कर दें? जी मौक़िफ़ है क्या? किसको कैंसिल करना? अपोजिशन का ये मौक़िफ़ है कि आप SCO को? नहीं अपोजिशन का नहीं, अपोजिशन को कहा गया है अच्छा, क्या आप अपने एहतजाज को करते हैं, जो कल मौलाना साहब ने भी कहा और आपने वज़ीर दाखिला साहब की भी 2 3 4 5 प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, वज़ीर इत्तलात की भी सुनी, सबकी। बात यह है कि इंसान ज़हन में रखे कि वक्त अपने आप को रिपीट करता है, बहुत सी चीज़ें रिपीट करती हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या उस वक्त नहीं समझते थे
उससे पहले जो एक मौसूफ थे वो हमारे वज़ीर आज़म है इस वक्त, इस पाकिस्तान के वज़ीर आज़म है। उनका लहजा क्या था? उनके साथ खड़े मौलाना फजलुर रहमान की भी खाम हाम थी, उनके पीछे खड़े अख्तर मेंगल साहब की भी खाम हामी थी, और बिलावल की, और हमने मियाँ शहबाज शरीफ साहब के वज़ीर आज़म पाकिस्तान की उस वक्त तो नहीं थे वो, अब उस वक्त अपोजिशन लीडर थे। उनकी दोनों की गुफ्तगू हमने कौम को सुनाई। क्या हम क्यों भूल जाते हैं कि जब हम अपोजिशन में होते हैं, कोई भी हो, तो उस वक्त हमारे लिए मुल्क की मेहमान नवाजी, मुल्क के मामलात, मुल्क की इज्जत जो इतनी जरूरी नहीं होती, हमारी अपनी चीजें, हमारा अपना अदम एतमाद, हमारी अपनी रेपुटेशन, ये जरूरी होती है। और अब हम कहते हैं कि जनाब जब अपोजिशन वही काम करती है तो हम कहते हैं नहीं 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 नहीं, आप गलत कर रहे हैं, आप मुल्क से बगावत कर रहे हैं, आप मुल्क से गद्दारी कर रहे हैं, आप आइन को रोंद रहे हैं। अगर ये सिलसिला पहले दिन से खत्म हो चुका होता तो आज ये सारी चीजें खत्म हो जाती। मैंने क्यों शॉर्ट निकाले? मैं तो इसलिए निकलवाया। आईनी तरमीम करनी है तो ये भी फिर कर लें, अगर चलें पुरानी गलतियों पे करनी है तो ये भी कर लें, फिर कोई आया होगा तो कोई नहीं निकलेगा। बल्कि कानून बना दे कि जब पाकिस्तान में कोई मेहमान हो, जब पाकिस्तान की इज्जत का पाकिस्तान की इज्जत 24 घंटे मुकद्दम है, तो ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये लागू कहां से करेंगे? कल को ये अपोजिशन में हुए, किसी और की हुकूमत हुई तो फिर बता देना मुझे। पीडीएम में ये सारे इकट्ठे थे, पीडीएम खत्म हुई, इलेक्शन आया तो बिलावल साहब शहबाज शरीफ के मतलब क्या कहते थे, शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब बिलावल के मतलब क्या कहते थे। वो यार होया कि फिर जब जैसे ही वक्त आया तो फिर इकट्ठे हो गए। किसकी जुबान पे यकीन करूंगा मैं? किसको कहूंगा ये दुरुस्त है, किसको कहूंगा ये गलत है? ये इतनी बड़ी जमातें खड़ी होकर वहां पे ये क्या कह रही थी? आपको पास ये सॉर्ट ना होते। चलो राना साहब, वो भी अगर पीएमएलएन और पीपी एक दूसरे के मुखालिफ थे तो जमीयत उलमा इस्लाम थे, और पीटीआई भी मुखालिफ थे, वो भी मिल गए। सर वो मुखालिफ थे, लेकिन पीटीआई या जमीयत उलमा इस्लाम ने इक्तदार में शराकतदारी नहीं की। जमीयत उलमा इस्लाम और पीटीआई जो है वो किसी इक्तदार का हिस्सा नहीं बने। मौलाना साहब ने अब भी अलीमीन गंडापुर को बुरा कहा था, नहीं कहा था? तो भाई ये तो शराकतदार भी हैं, ये तो हिस्सेदार भी हैं, मैं कह रहा हूं बल्कि रिश्तेदार भी हैं इक्तदार में। किसी और तरफ ना चले जाइएगा, इक्तदार में रिश्तेदार भी, इक्तदार, रिश्तेदार, शराकतदार। हाँ, मैंने तीनों कहा ना, ये दारोदार है और कुछ अरसे बाद दागो दाग है। नहीं दार कम कर ले, ये दार वाला मामला तो लेके पीपल्स पार्टी पहले ही निकली हुई है कि हम तो दार वाली जमात है। चले तो ये सारा कुछ है यासर साहब। जब ये सारा कुछ है तो आप मुझे बता दें, मैं तो एक बड़ा क्लियर और वाज़ेह तौर पे कहता हूँ, यादें माजी जो होता है ना, अजाब होता है, होता है, तो ये तो यादें माजी हमने सामने रखा। मैंने इसलिए ये शॉर्ट निकलवाए थे कि जनाब कि याद रहे। हम चाहते हैं कि बेहतर पाकिस्तान के लिए सबको बेहतर रोल अदा करना चाहिए। आज चीखो पुकार पड़ी हुई है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये कोई बहुत पुरानी तो है नहीं, कोई 25 साल पुरानी बात तो है नहीं, कोई 40 साल पुरानी बात है नहीं। मेरे पास अगर होते अभी हमारे साथ आज अगर गेस्ट हसन मुर्तज़ा साहब, तो उन्होंने यह सुना था यार, क्योंकि वो मुझे नहीं बोलता ना, वो अक्सर कहते हैं आप नहीं कहते थे, मैं सुनाता कि भाई हम क्या कहें, हम अपने बड़ों को समझाए ना यार। हमारे बड़े जो हैं वो तो इस कौम के बड़े जो हैं कायदे से मोहम्मद अली जिन्ना थे, जिन्होंने इस कौम के लिए कुर्बानी दे दी। आप बीमारी में भी उन्हें उस जगह लेके जहां पे डॉक्टर नहीं था। बात करने को जाएं तो बात बड़ी दूर तक निकल जाती है। मैं खुद भी बंदा दूर तक निकल जाता है सर। चले कोई बात नहीं, वो निकल जाता तो निकल जाता है। हम झूठ तो बोलते नहीं, हमने इस पाकिस्तान के लिए जो सच बोलना है वो बोलते रहेंगे। तो ये बड़ी क्लियर सी चीज़ है। दूसरी बात है, मुझे आईनी तरमीम जो है ना, उसके मामले पे मुझे लग रहा है कि को काम ना पाइए। नहीं राना साहब, अगर आप समझ लें, जैसे आप ये कह रहे हैं कि 9 का फिक्र है, मान लिया कि 9 के 9 ही हो गए, छोड़ दें 6 ना हो, 9 हो गए, फिर भी कैसे पूरे होंगे? सर जी वो अभी भी इस बात पे उनको यकीन है कि आसफ अली जरदारी साहब या मियाँ नवाज शरीफ साहब मौलाना साहब को मना लेंगे। मैं आज की बात कर रहा हूँ कि मुझे आज उनके बड़े चाहने वाले ने, मैंने पूछा कि किस तरह हो गया, ये मेरे पास 9 का फिगर आ रहा है जो आप ही के लोगों के अंदर से निकल के आए। तो उन्होंने कहा जी मौलाना साहब भी मिल जाएंगे, हम साबित करेंगे कि जनाब हम 2, 4, 6 नहीं 8, 10 वोट ज़्यादा हमने लिए। तो मैंने कहा अच्छा जी बहुत बड़ी बात है अगर आपने ऐसा लिया। लेकिन आज जो सोशल मीडिया पे चल रहा है अब्बासी साहिबा की तरफ से कि वो नहीं वोट दे रही, मुझे नहीं पता उसमें हकीकत क्या है, सादिया अब्बासी कि नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ,
कभी कभी ज़मीर जाग जाता है, कभी कभी ज़मीर भी जाग जाता है। राणा साहब, वो आपकी कल वाली बात हो जानी है कि हमेशा अपोजिशन का क्यों जागता है, ये तो फिर आप देखें ना हुकूमत में से जागता मैं कभी कभी जाग जाता है। अच्छा, और ये हुकूमत में उस शख्स का जागता है जिससे नो लिफ्ट होती है, जो कहता है मैं डूब तो रहा हूँ तो अब मैं बाहर निकल आऊँ। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, तुम्हें ले डूबेंगे और तुम्हारी कश्ती डूबेगी, लेकिन मैं बाहर चला जाऊंगा। ये भी हो सकता है। अभी बहुत दिन है, यहाँ पे 1 घंटे का नहीं पता लगता, यहाँ पे आधे घंटे का नहीं पता लगता, यहाँ पे 5 मिनट का पता नहीं लगता। कश्ती डूबने पे लाइफ जैकेट्स किस किस के पास होंगे? सिवाय एक के अलावा कुछ लोग होते हैं, एक नहीं 2-3 कर लो। मैं समझता, कुछ लोग होते हैं जो डूबते नहीं, हाँ। यहाँ डूबने वाले को निकालते हैं, यहाँ बाहर खड़े को धक्का दे के डूबो देते हैं वो बच जाएंगे तो बाकी जो है वो डूबते हैं तो डूबने दें। लेकिन यहाँ सर एक चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, मैं खुदा शाहिद है कि मैंने बड़े लोगों से, मैंने अपने सीनियर से भी पूछा, मैंने कहा इस आईनी तरमीम की ज़रूरत क्या है? हो गया आईनी तरमीम, ओके, जो उन्होंने चाहा वो भी मिल गया, ओके, क्या ताहयात हुक्मरानी होगी उनकी? उन्होंने कहा जी नहीं। मैं क्या उससे अवाम के जहनों में कोई इत्मीनान आ जाएगा? उसने कहा जी नहीं। मैं क्या इमरान खान का वोट बैंक ख़त्म हो जाएगा? उसने कहा नहीं। मैं क्या इमरान खान जो है उसका वोट बैंक कम हो जाएगा? उसने कहा वो भी नहीं, ज़्यादा होगा। तो मैं फिर किसके लिए कर रहे हैं आप सब कुछ? उसने कहा यार लोगों को समझ आनी चाहिए कि एक बंदा जेल के अंदर बैठा है, वो इलेक्शन जीत रहे हैं, वो जेल के अंदर बैठा है, वो जो बात कहता है उस पर लोग निकल आते हैं, वो जेल के अंदर बैठा है, वो कहता है जनाब ऐसे नहीं, ऐसे ऐसे होता है। उसने कहा हर टीवी टॉक शो, या सर आप भी इस चीज देख लें, पाबंदी हो 804 कह देंगे कैदी नंबर, बानी तहरीक इंसाफ कह देंगे, नहीं कुछ नाम लेना चाहेंगे उनका झंडा लगा देंगे, यही होगा ना। लेकिन आपके शो, टीवी शो उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी खबरें उनके इर्द गिर्द घूमती हैं, आपके फैसले उनके इर्द गिर्द घूमते हैं, आपकी गुफ्तगू उनके इर्द गिर्द घूमती है। तो फिर आप ये आईनी तरमीम ले आए, लेकिन इस आईनी तरमीम के लाने से अगर गरीब का बच्चा स्कूल में जा सकता है, अगर इस आईनी तरमीम के लाने से आम आदमी को इंसाफ मिल सकता है, अगर इस आईनी तरमीम के लाने से 30 साल के मुकदमात खत्म हो सकते हैं, तो मुझे बता दें, आपको आईनी तरमीम जो है एक आईनी अदालत आप बनाना चाह रहे हैं, और हमेशा शोर मचता, तो हम भी सोच सोच के परेशान होते थे कितने मुमालिक में आईनी अदालत है। तो मैंने आज इसकी भी स्टडी की है, मैंने इसकी भी स्टडी की है। अच्छा, मुझे 30 मुमालिक दिखा दें जिसमें आईनी अदालत है, सिर्फ 30 मुमालिक दिखा दें। क्या इंडिया के अंदर आईनी अदालत है? नहीं। क्या ईरान के अंदर आईनी अदालत है? क्या चाइना के अंदर आईनी अदालत है? नहीं। क्या सऊदी अरब में आईनी अदालत है? यार हमारे हमसाए तो यही है ना, ठीक है। तो फिर मुझे बता दें, हम हमसायों से लगा के रखते हैं, आप कहते हैं कि हमसायों से सीखना है। सब कैसी बात करते हैं, मुझे ब्रेक लेनी है, फिर बाद नाज़रीन वापस आते हैं, इसी मौजू के ऊपर गुफ्तगू की जाएगी, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। मौजूदा सियासी सूरत हाल के जिसमें हर आने वाला दिन ऐसा उलझा हुआ है कि उलझने मजीद बढ़ती चली जा रही हैं। अब उस उलझाव को सुलझाव के अंदर कौन तब्दील करेगा, ये वो सवाल है कि जिसका जवाब शायद बड़े दिमागों के पास भी इस वक्त मौजूद नहीं है। एक वक्त हुआ करता था कि पाकिस्तान की सियासी तारीख के एतबार से बहुत सारे सियासी पंडित आने वाले दिनों का तज्जिया कर दिया करते थे, लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में जो तज्जिए हो रहे हैं वो 80% जो है वो उस निशाने के ऊपर जाकर नहीं लग रहे। इसकी बुनियादी वजह क्या है? ये इतनी पोलराइजेशन इस मौजूदा सूरत हाल में क्यों होती चली जा रही है? और कुछ लोगों के दिमाग जिस निशाने के ऊपर अटके हुए हैं वो निशाना उनका किस हद तक कारगर साबित होगा? जो नंबर गेम्स की बातें होती हैं, बहुत सारे लोग कहते थे कि अब ये सिलसिला बंद हो चुका, अब ये सिलसिला नहीं खुलेगा। वो सुप्रीम कोर्ट की सूरत में खुल गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, वो सिलसिला फिर से खुल चुका है। तो क्या कोई ऐसी मोहर सब्त होगी किसी शय के ऊपर कि जिसके बाद कहा जा सके कि इसका किस्सा तमाम, ये आने वाले दिनों में ऐसी चीज नहीं हो सकती? तो ये वो
सवाल है कि जिसका जवाब खोजने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो तगोदो कर रहे हैं। राना साहब, जिस तरीके से 63A का फैसला पहले आया था, उस 63A के फैसले को लेकर कहा गया था बाप बंद हो गया, अब ये हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। अब फैसला आया, फिर से वही बातें होना शुरू हुई हैं। क्या कोई ऐसी चीज़ है कि जो इस मौजूदा दौर के अंदर बिल्कुल ठप हो जाएगी और बाद में देखने को नहीं मिलेगी? अच्छा यासर, इस 63A के फैसले को सिर्फ अगर देख लिया जाता ना एक प्राइस है, सिर्फ एक प्राइस है, कुछ भी ना किया जाए, वो जो 20 अरकान असम्बली जिनकी रुकनीत खत्म हुई, उन 20 अरकान असम्बली के हलकों में इलेक्शन हुए। शहबाज शरीफ के बेटे हमजा शहबाज वजीर आला थे, शहबाज शरीफ वजीर आजम थे। ऐसे ही है जी, ये कोई नहीं कह सकता। हमजा शहबाज की हुकूमत उस इलेक्शन के बाद गई है, पहले नहीं गई। इलेक्शन हुए, अवाम ने अदालत के फैसले को सराहा और अवाम ने फैसला दिया, 16 से 17 नशिस्तें खत्म हुई। गई ना? तो ये किसने फैसला दिया? उस अवाम ने जिन्होंने पहले मुंतहिब करके इन लोगों को भेजा था, इनको बताया था कि आपका वोट फला सियासी जमात का है, आपको हमने वोट फला सियासी जमात की वजह से दिया है। और जब दोबारा वो इलेक्शन में गए, नरवानी जैसे लोग जो कभी इलेक्शन नहीं हारे थे, सईद अकबर नवानी, हाँ जी, नहीं हारे थे ना उससे पहले कभी, वो भी हार गए, इलेक्टेबल कहा जाता है। हाँ, वो भी हार गए। उसके बाद बड़ी बड़ी लीडों पे लोग हारे। खुर्रम शदाद विरक जीते, आउट ऑफ द नो वे, आउट ऑफ द, देखें आप के कैसे। मियां उस्मान जीते लाहौर से, नहीं जीते। शबीर गुजर नहीं जीता, इसी लाहौर से 3 नशिस्तें निकली ना। अली अफजल साई भी जीते। अली अफजल साई नहीं, अली अफजल साई उसी में, हाँ बिल्कुल, उसी में निकले, बाद में 1.5 साल के लिए सूबाई वजीर बने। अब मुझे बताएं कि फैसला आपको किसका मानना चाहिए, राय किसकी माननी चाहिए? ये दो पर, एक कप पर है, एक बोतल पर है। आपको पता है ये कप है, इसमें चाय हो सकती है, पानी हो सकता है, कॉफी हो सकती है, लेकिन इसके अंदर कोई और चीज नहीं हो सकती। गोभी नहीं हो सकती, गोभी नहीं हो सकती, इसके अंदर सब्जी नहीं हो सकती। ये बोतल है, इसके अंदर पानी हो सकता है, इसके अंदर दूध हो सकता है, इसके अंदर शरबत हो सकता है, लिक्विड की कोई भी चीज हो सकती है, पाक, ये चीजें हो सकती है। अब आप बड़ा सिंपल सा है, अवाम ने उस फैसले के बाद एक रद्द-ए-अमल दिया, अवाम ने उस फैसले की तायीद की, अवाम ने बताया कि आपने फैसला दुरुस्त दिया है, जो अवाम के वोट को मुस्तरद करेगा फिर हम भी उसे मुस्तरद करेंगे। ये एक फैसला आ गया था, एक फैसला आया था अदालत से। लोग कहते हैं, वकला कहते हैं कि अदालत ने गलत फैसला दिया, मान ले, मैं वकला की राय मान लेता हूं, लेकिन एक फैसला अदालत के बाहर अवाम ने दिया। अवाम लाखों में है, अवाम वो है जो मुंतहिब करती है, जिसके वोट से आप आते हैं। अवाम ने उन नशिस्तों पर इबरतनाक शिकस्त दी, तमाम तर लोगों के अंदाजे गलत हो गए। याद है इजाजुल हक ने हमारे प्रोग्राम में कहा कि 7 सीटें या 5 सीटें, हालांकि उसके बाद इजाजुल हक ने भी नाश्ता नहीं करवाया, शरतार के प्रोग्राम में कह के गए थे। चले इससे बात करते हैं। इसी बीच में ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब। हुमायूं साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुमायूं साहब, आज वाला एपिसोड तो जो है वो तो सबको मालूम है, लेकिन हम उस फाइनल किस्त की बात कर रहे हैं जो अभी आनी है और जिसके लिए ये सारी तैयारियां जारी हैं। हुकूमत के नंबर गेम पूरे होने के दावे, आपके MNAs जो हैं उनके रुपोश होने या महफूज मकाम पे होने के दावे, मोबाइल नंबर बंद होने के दावे। क्या ये बैकडोर डिप्लोमेसी जो है वो हुकूमत की कामयाब हो पाएगी? अपने नंबर पूरे कर पाएंगे? वो जो आपके बारे में ये दावा कर रहे हैं कि 9 मेंबर्स आपकी उनके पॉकेट के अंदर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यका नाबुदु यका नस्ताईन। मुझे शुरू में समझ नहीं आई, ये 9 मेंबर सेनेट की बात कर रहे हैं या 9 मेंबर नेशनल असेंबली की बात कर रहे हैं? सर, नेशनल असेंबली के, सेनेट के अब आप सेनेट के आप बता सकते हैं, नेशनल असेंबली के हम बता सकते हैं। नहीं, मुझे तो मेरे ख्याल से तो अगर आप मुझसे पूछे तो 9 छोड़े, वो अगर किसी एक को भी पटा के ले गए तो बड़ी बात हो जाएगी। देखिए, इस तरह है कि हो ये रहा है कि इन लोगों ने बेसिकली एक काम किया है। इन लोगों ने जो हॉर्स ट्रेडिंग जो पहले बंद थी, इन लोगों ने उनको शुरू किया है, इलीगल बेंच बना के उसके ऊपर एक ऐसे जज को बिठा दिया जिसको उस वक्त मतलब वो बना नहीं सकता था और उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, उसको नहीं करना चाहिए था।
एक तो ये सारी जो इसकी अपील हुई थी वो भी टाइम बार थी, उससे बाद में हुई है, तो होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन बहरहाल अब इनका सिर्फ और सिर्फ मकसद एक है। ये लोग सब कहते हैं कि जी ये पर्सन स्पेसिफिक नहीं है। मैं कहता हूँ ये पर्सन स्पेसिफिक है। एक ही बंदे को निकालने के लिए ये सारे मिले हुए हैं और वो है इमरान खान। इन सबको लगा हुआ है डर उससे, और वो बंदा है कि अपनी जगह पे अड़ा हुआ है। वो बंदा है कि उसको कहते हैं कि 3 साल के लिए तुम चुप रहो, वो कहता है मैं 3 सेकंड के लिए चुप नहीं रहूंगा। वो कहते हैं कि यार तुम हमें चोरी कर रहे हो, तो वो कहता है ना मैं चोरी करने दूंगा, ना मैं तुम्हें डाका डालने दूंगा, ना मैं इस मुल्क के साथ तुम लोगों को और खेलने दूंगा। अब इन लोगों को मसला पड़ा हुआ है, तो ये किसी न किसी तरीके से उसको निकालने के चक्रों में। लेकिन इंशाल्लाह ताला 9 बहुत दूर की बात है। कहां से निकालने के चक्कर सर कहां से निकालने के चक्कर में? सर ये पॉलिटिक्स उसको निकालने के चक्कर में है। ये उनको पॉलिटिक्स में नहीं चाहते कि वो पॉलिटिक्स में हो। ये उनके ऊपर पाबंदियां, उनके ऊपर केसेस, झूठे मुकदमे, हर किस्म की चीजें करके ये सारी चीजें करते हैं। अब इनको जब कुछ सूझन नहीं है तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बेसिकली एक कोशिश इन्होंने की है, और अल्लाह ताला करेगा ये पूरी नहीं होगी, कि ये एक और कोर्ट ऑन टॉप ऑफ दैट, जिसको ये कहते हैं कि यार ये हम लोग एक आईनी कोर्ट बनाएंगे या आहनी कोर्ट बनाएंगे। अब उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी केस जाएगा, उसके अंदर कोई लीगल पहलू या आईनी पहलू निकाल के ये उसको आईनी कोर्ट में डाल देंगे। वहां पे इनका अपना बंदा बैठा होगा जिसको प्राइम मिनिस्टर, और प्राइम मिनिस्टर कौन सा है जिसको आजकल लोग कहते हैं, वो उनको इलेक्ट करेगा, वो उनको सिलेक्ट करेगा, वो उनको अपॉइंट करेगा। जस्ट इमेजिन, ये पूरा प्रोसेस ही जो है ना, ये सेग्रीगेशन ऑफ पावर या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स के खिलाफ है। अच्छा, मजे की बात सुने कि बिलावल भुट्टो जो अपने आप को कहता है कि मेरे नाना ने आइन बनाया है, वो तकरीर में कहता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को प्राइम मिनिस्टर लगा सकता है तो चीफ जस्टिस को क्यों नहीं लगा सकता है? उसे को खुदा के बंदे, आर्मी जो है वो एक मिनिस्ट्री के अंडर आती है, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर आती है। चीफ जो सुप्रीम कोर्ट है वो एक टोटल एट पैरेलल एट पार होता है। ये 3 ट्राइकोटोमी ऑफ पावर मीन्स ये 3 पावर्स एट पार विद ईच अदर है। तीनों के अलग अलग काम है। एक का काम है लॉ बनाना विद इन फ्रेम्स ऑफ जो आर्टिकल 2 है या इस्लाम कह ले उसे, और नंबर 2 जो फंडामेंटल राइट्स है उससे बाहर नहीं निकलना। नंबर 2 दूसरे का काम है उसकी इंटरप्रिटेशन करना कि ये जो लॉ बना इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, क्योंकि जब हम लॉ बना रहे होते हैं उसके अंदर है कि हम प्रीएम्बल डालते हैं कि भाई मैं लॉ इसलिए बनाना चाह रहा हूँ, उसको बताता हूँ, फिर उस बेसिस पे होता है तो आपको पता चल जाता है कि इसका प्रीएम्बल क्या है। प्रीएम्बल ये था आर्टिकल 63A का कि हमने फ्लोर क्रॉसिंग से रोकना है, फ्लोर क्रॉसिंग करने नहीं देनी। तो जब आपने करने नहीं देनी तो उनका वोट नहीं गिनना, और जब उनको सजा देनी है। ये प्रीएम्बल है। इन लोगों को नालायक लोग हैं, इनको पता नहीं है। तीसरी चीज, जो तीसरा पिलर है वो एग्जीक्यूटिव होता है, जिसके नीचे डिफेंस मिनिस्टर होता है। डिफेंस मिनिस्टर के नीचे आर्मी आती है। वो जो एग्जीक्यूटिव है वो जो जुडिशरी जो इंटरप्रिटेशन करती है वो उनको इंप्लीमेंट करते हैं। ये 3 बेसिक फंडामेंटल्स हैं जिसको हम सेग्रीगेशन ऑफ पावर्स या ट्राइकोटोमी ऑफ पावर्स कहते हैं। इनको आपस में मिक्स करोगे तो ये गलत हो जाएगा, और उस बंदे को कि जो अपने आप को कहता है कि मैं जुल्फिकार अली भुट्टो का नवासा हूं, उसने कभी देखा भी नहीं होगा कि लॉ बनाते कैसे हैं। अच्छा सर, एक बात बताएं, ये तो हो गई बात, ये इतनी अफवाहें गर्दिश कर रही हैं। आज मैंने कम से कम कोई 6 टीवी पे देखा कि जी 9 का हर्फ जो आपको बता रहे हैं गा रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कितने लोग होंगे जो ज़मीर का सौदा करके उस तरफ जा सकते हैं? देखिए, अगर आप मुझसे पूछें तो मेरे ख्याल में शायद कोई ना, इक्का दुक्का के अलावा कोई ना जाए। इक्का दुक्का, और वो भी वजह ये नहीं होगी कि वो ज़मीर का सौदा कर रहे हैं। उन लोगों को देखिए, जब आप किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की बीवी, किसी की माँ, इस तरह की चीज़ों को आप उठा लें या उनके ऊपर कोई इस किस्म का प्रेशर ले आए, तो बड़े से बड़ा आदमी भी वहाँ पे टूट सकता है। ये एक बहुत बड़ा अलमिया आ गया है कि इन लोगों ने औरतों को यरगमाल बना के औरतों की बेसिस पे ये लोगों से चीज़ें करवा रहे हैं। ये बहुत बहुत घटिया, बहुत नीच हरकत शुरू हो गई है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। इससे पहले आज तक कोई नहीं थी। इससे पहले जो घटिया तरीन चीज़ हुई थी वो एक पॉलिटिकल ओपोनेंट की तस्वीरें
फेंकने की हद तक थी। गेम इनकी असल जो फंसेगी इंशाअल्लाह व ताला, वो देखिए, अगर मौलाना फजल रहमान ने जो इन प्रिंसिपल स्टैंड लेकर कह दिया कि जी मैं गवर्नमेंट के साथ नहीं हूं और मैं इनकी इन आईनी तरामीम को नहीं सपोर्ट करता, तो फिर ये उल्टे लटक जाएं, ये 9 की बजाय 20 को भी अगर तोड़ ले उसमें नेशनल असेंबली में, ये फंसेंगे आके सेनेट में। सेनेट में 2/3 इनको पहले भी अगर JUI इनसे मिल जाती, इनसे मैंगल मिल जाता, तब कहीं जाके तब भी इनको एक बंदे की जरूरत पड़ती, क्योंकि फिर इनके नंबर 64 होते हैं। 64 में से एक चेयरमैन हो जाता है, बाकी रह जाता है 63 वोट डालेंगे तो इनका वो नंबर पूरा नहीं होगा, तो इनको तब भी एक तोड़ने की जरूरत है। अगर JUI हट जाती है तो 5 हटा दे, 6 इन लोगों के लिए मेरा ख्याल है कि इनको हजम होगा, इनको जाएंगे लेकिन इनसे हजम नहीं होगा। हुमायूं साहब, सर आप ये बताइए कि मौलाना के बारे में बहुत सी आरा थी आपके जमात के लोगों की और मुख्तलिफ थी, फिर एक नुक्ते पे आके मुत्तफिक हो गए कि नहीं, उन आरा को गलत साबित किया है मौलाना ने। अब मौलाना से उम्मीद क्या है? और फ़र्ज़ कर लें, मफरूज़े के ऊपर बात करते हैं कि मौलाना अगर तायीद कर देते हैं उनकी, तो मौलाना किन तब्दीलियों के ऊपर तायीद करेंगे? देखिए जी, सिंपल सी बात यह है, मौलाना साहब ने एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मेरा पर्सनल राय है, मेरी पर्सनल राय है कि मैं मौलाना साहब की जो तर्ज सियासत थी, मैं उससे इख्तिलाफ करता हूँ शायद, ठीक है। लेकिन इस तरह ये होता है कि हर एक इंसान जो होता है ना, वो उसका एक प्रिंसिपल स्टैंड होता है। मौलाना ने बहुत दफ़ा ऐसे किया है कि चाहे वो हमारे खिलाफ ही उसने कोई प्रिंसिपल स्टैंड लिया, उसने जब स्टैंड ले लिया वो उससे पीछे नहीं हटा। हर एक इंसान की एक स्ट्रेंथ होती है, हर एक इंसान की एक वीकनेस होती है। मौलाना की स्ट्रेंथ मेरी नज़र में ये थी कि अगर वो एक प्रिंसिपल स्टैंड ले वो पीछे नहीं हटता, वो फिर आगे बढ़ के खेलता है। मौलाना ने अगर ये अपने प्रिंसिपल स्टैंड से पीछे हटा तो हमें क्या होगा, उसको जो नुकसान होना है वो उसकी तलाफी करते करते उनको अगले 10-15 साल लग जाएंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर मौलाना जितने जीरक क्या कह सकते हैं सियासतदान हैं, वो ये काम कभी नहीं करेंगे, वो इनके साथ कभी नहीं जाएंगे। और ख़ास तौर पे जब उनको पल्स का पता है कि अवाम किस तरफ है, वो अवाम के साथ खड़े हो जाएंगे। चाहे ये उनके ऊपर प्रेशर डाल भी नहीं सकते, ये उनके ऊपर प्रेशर भी नहीं डाल सकते। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना साहब उनके साथ जाएंगे। और मौलाना साहब यहाँ पे एक प्रिंसिपल स्टैंड कह चुके हैं, बहुत दफ़ा कह चुके हैं। और अभी रिसेंटली 1 दिन पहले 2 दिन पहले जब ये फैसला आया था, कल, तब भी मौलाना साहब ने इनका फैसला बता दिया था कि मैं इनके साथ नहीं जा रहा। सुनने में आ रहा है कि अरकान असम्बली जो हैं उनकी अक्सरियत KPK में है, महफूज जगह पे है, तो लाजमन आप लोगों की मुलाकातें भी होती होंगी। एक तो ये बता दें कि इजलास कब आपका हो रहा है और क्या सारे महफूज हैं? देखिए, अल्लाह ताला कहता है कि पहले ऊंट का पैर बांधो फिर मुझ पे तवक्कल करो, ठीक है। हम लोग अपने सारे जितने भी हमारे मेंबरान हैं, हम उन पे पूरी तरह तवक्कल करते हैं। हमें पूरी उम्मीद है उनमें से हर एक शख्स एक सीसा पिलाई दीवार की तरह है, वो अपनी जगह से नहीं हिलेगा। और ख़ास तौर पे ये याद रखें, KP वाले तो कभी ये सोच नहीं सकते कि वो फ्लोर क्रॉसिंग कर लेंगे। उनकी ज़िंदगी हराम हो जाएगी अगर वो फ्लोर क्रॉसिंग कर गए। वहाँ पे KP वाले तो उनको कभी नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। पंजाब वालों से नहीं, पंजाब वालों से क्या फिर उसमें ही बहम किया? बात सुन ले, पंजाब वालों ने जो पिछले 1-1.5 साल में जो अपनी स्ट्रेंथ बताई है, पंजाब वालों ने जो वहां पे खड़े होकर उन्होंने अपने आप को रोकी रखा है। हालांकि उन पर कितना जुल्म नहीं हुआ, उनके ऊपर जुल्म हुआ है, इस किस्म का जुल्म हुआ है कि आपकी और मेरी सोच होगी। लेकिन वो भी वहां पे अब साबित कदम रहे हैं। उन्होंने बता दिया कि वो बहादुर शाह जफर की बजाय वो टीपू सुल्तान की क़यादत वाले शख्स के साथ खड़े हुए हैं, और इस दफ़ा वो लोग खड़े रहेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि इक्का दुक्का के अलावा कोई जाएगा। हैविंग सेड दैट थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेफ हैं और इंशाल्लाह ताला रहेंगे। 25 इंशाल्लाह ताला गुजार ही देंगे, अल्लाह ने चाहा तो खैर से। देखिए एक बात बताता हूँ, मैं एक चीज समझा नहीं, ये 25 गुजार लेंगे आप खैर से, तो क्या ये हुकूमत 25 गुजार लेगी उसके बाद? देखिए उसके बाद 26, 27, 28 हुकूमत गुजार लेगी।
देखिए, नहीं नहीं, हुकूमत तो है ही नहीं ना। हुकूमत के तो मतलब अनफॉर्चुनेटली ये हुकूमत नहीं है, ये वो कच्चे पक्के के डाकू टाइप चीजें हैं। इन लोगों ने डाके डालने शुरू कर दिए। जब इनके पैसों से इनका पेट भर गया तो अब ये वोटों पे डाके डालने शुरू हो गए, सीटों पे डाके डालने शुरू हो गए, हर किस्म के, और बड़े गलीस मतलब नीचे लेवल पर आके कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आती कि इन लोगों को क्यों खुदा खौफी नहीं है। लेकिन मेरा एक ईमान है, मेरा ईमान यह है कि अल्लाह ताला जब किसी की मदद करने पे आ जाए ना, जब किसी की मदद करने पे आ जाए, वो उसको कहां से मदद देता है ये कोई सोच भी नहीं सकता। तो अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला इमरान खान को मदद देगा, ये मुश्किल भी हल कराएगा, ये सारी चीजें ठीक होंगी। और एट द एंड ऑफ द डे ये याद रखना, पाकिस्तान तरक्की करेगा, और पाकिस्तान को तरक्की की तरफ ले जाने वाली सिर्फ एक ही शख्सियत है आज के दिनों में, और वो है इमरान खान। उनके अलावा इन लोगों के अंदर वो ना तेल है ना इनके अंदर दम है। अगर इनके अंदर तेल या दम होता, ये पिछले 40 साल में कुछ तो कर चुके होते। इनको वो पाकिस्तान मिला था जो चाइना से ज्यादा मजबूत था, जो इंडिया से ज्यादा मजबूत था। इन्होंने उसको लाके अफगानिस्तान के बराबर खड़ा कर दिया। मतलब अफसोस की बात ये देखिए, इन लोगों ने 40 सालों में उस पाकिस्तान को जो चाइना से मजबूत था, जिसको सिंगापुर फॉलो करता था, जो इंडिया से मजबूत था, इन्होंने उठा के उसको अफगानिस्तान से नीचे लाके खड़ा कर दिया। अफगानिस्तान भी इनसे बेहतर परफॉर्म कर रहा है। आप किसी भी चीज में देखिए, क्रिकेट में देख लें, किसी भी चीज में देख लें, ये लोग सारे के सारे इंटेलेक्चुअल चोर हैं, पैसों के चोर हैं, हर एक चीज के हिर्सी हैं। इनसे इस मुल्क को जब तक निजात नहीं मिलेगी, एक ऐसे डॉक्टर के लिए इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि उसको कहते हैं इसके हाथ से शिफा नहीं हो सकती है। एक ऐसे एंकर के से इससे ज्यादा बड़ी बात क्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि इसका कोई प्रोग्राम देखता नहीं है। एक ऐसे लॉयर से को उसके लिए इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है, क्योंकि कहते हैं कि इसका कोई केस ये जीत नहीं सकता। एक ऐसे इंजीनियर के लिए कैसे बात हो सकती है कि जब वो कह दे कि यार इसका बनाया हुआ पुल और घर कभी रुक नहीं सकता, गिर जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, जिस तरह आपने कहा कि ना तेल है ना इनमें दम है, लेकिन बहुत सी राधाएं इस ज़माने में ऐसी हैं कि जो बगैर तेल के भी नाच लेती हैं। तो फिर ऐसी सूरत हाल में वो नंबर गेम इधर उधर हो गई तो करेंगे क्या? बात एट द एंड कहाँ तक पहुँचती है? देखिए, जो बगैर तेल के वो नाच लेती हैं, मतलब अब उनको मैं क्या कहूँ, उन क्या कह सकते, ठीक है ना। अब उनके लिए मैं वो लफ्ज भी नहीं कह सकता कि ठीक है। लेकिन देखिए, बात ही हो जाती है एट द एंड ऑफ द डे, ये पाकिस्तानियों ने खुद अपना चूज करना है। चॉइस पाकिस्तानियों की है। उस शख्स को आज अगर मौका मिले, वो आज यहाँ से बाहर बड़े आराम से जा सकते हैं। ये लोग भी खुशी खुशी उसको फर्स्ट क्लास में बिठा के भेज देंगे, साथ मिठाई अवाम को खुद उठना होगा, अपने हुकूक के लिए उठना होगा। बसूरत दीगर अवाम के हालात जो हैं वो तब्दील नहीं हो सकते। बहुत शुक्रिया सेनेटर हुमायूं महमूद साहब इस वक्त देने के लिए। नाज़रीन, दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे एक शॉर्ट ब्रेक के बाद, कहीं नहीं जाएगा। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। राना साहब, आपने 9 का फिगर तो दिया, उसमें कौमी असम्बली के लोग तो होंगे, लेकिन सेनेट में क्या कोई ऐसा शख्स है जिसका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हो और वो तब्दील हो जाए? नहीं, सेनेट में कोई भी नहीं है। अच्छा। देखिए, मुझे याद है कि एक बड़ी मारूफ एंकर ने एक सेनेटर का नाम लिया, तो मेरा जब उन सेनेटर से बात हुई कि मैंने कहा जी आपके मतलब ये सुना, उसने मुझे एक लेटर भेजा, उसने कहा ये मैंने देखो इतना हरजाने का नोटिस भेज दिया। मैं कहा अच्छा जी, मैंने कहा मुझे नहीं पता। उसने कहा नहीं भाई, हमारा जीना मरना जो है अपनी जमात के साथ है और हम किसी सूरत में भी वहाँ से नहीं हिलेंगे। अब बात यह सेनेट में तो कोई नहीं जा रहा। जिस तरह डॉक्टर हुमायूं महमूद साहब ने कहा है कि शायद एक आधा हो, मैं कह रहा 4 भी हो जाए, 5 भी हो जाए और मौलाना साहब ना माने तो फिर रहते नहीं, फिर इनसे भी कोई नहीं मानेगा। अच्छा, फ़र्ज़ कर लें सारे इधर से हो जाता, सारे मौलाना को लूप में नहीं लिया जाता और मौलाना को कहते हैं कि चलें आप साइड पे, हमें आपकी ज़रूरत नहीं। मौलाना का रिएक्शन कैसा होगा? मौलाना का रिएक्शन इतना खौफनाक होगा कि आप सोच नहीं सकते। खाली मौलाना का नहीं, फिर रिएक्शन बहुत सी जगहों से आएगा और बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। मैंने फिर आपसे कहा था
याद करें स्टार्ट में मैंने ये कहा था कि इस आईनी तरमीम का फ़ायदा है क्या। आप कहते हैं मुकदमा ज़्यादा है, आईनी मुकदमात कितने हैं? कोई 182 कह रहा है, कोई 183 कह रहा है, कोई 187 कह रहा है। ये है आईनी मुकदमात। लेकिन इन आईनी मुकदमात से कितना कि इंटरेस्ट अवाम का है। अगर ये चाहें, जो बड़े आईनी मुकदमात हैं, अगर ये चाहें एक दिन में खत्म हो सकते हैं। अगर 63 जो है उसका महफूज फैसला सेकेंडों में गैर महफूज हो सकता है, फौरी सुनाया जा सकता है, तो बाकी नहीं हो सकते। अच्छा, मतलब ये स्पीडी ट्रायल है, देखिए ये स्पीडी ट्रायल है। मैं अप्रिशिएट करता हूं। अच्छा। ये स्पीडी ट्रायल है, तो करें सबके स्पीडी ट्रायल, लाएं सारे केसेस को और 25 तारीख से पहले खत्म कर दें। ये कौन सा मसला है? हक में करें, मुखालफत में करें, जो आपने करना है करें। लेकिन जब आप ये फैसला करेंगे, जब आप में इतनी, आप ये नहीं करा सकते कि अपने फैसले पे अमल दरामद नहीं करा सकते, उस फैसले पे अमल दरामद हो जाएगा जो अभी हुआ है, बाकियों पे नहीं करा सकते। आपने महसूस नशस्तों का फैसला ये दिया, तो फिर आपने पैगाम दिया कि ये जजेस फैसला देंगे तो इतना हम मानेंगे, वो देंगे तो हम नहीं मानेंगे। ये ऐसे ही हो रहा है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मैं आपको एक खबर दे दूं, क्या? सकूत टूटने वाला है। किसका? ये सुप्रीम कोर्ट में जो सकूत है ना, हाँ। ये टूटने वाला है। ये कोई लंबा चौड़ा अरसे तक नहीं चलने वाला। हो सकता है जब हम अगला प्रोग्राम कर रहे हो तो ये सकूत इतना टूट चुका हो और इतना ज़बरदस्त शोर मचे कि बहुत से लोग उस शोर के खौफ से भाग जाएं। ये मैं ख़बर दे रहा हूँ आपको, और मेरे ज़राए जिसने मुझे ख़बर दी है वो ठीक खबर है। आज तक तो उनकी खबर गलत नहीं हुई। ठीक। तो अब ये सकूत टूटने वाला है, और जब सकूत टूटता है ना तो फिर बहुत सी चीज़ें भी टूट जाती हैं। साहब, आज जो इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज की तैनाती हुई और फ़ौज जो है वो पहुंच गई, और ये तैनाती जो है ये SCO समिट के लिए की गई है। इस तैनाती से बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस्लामाबाद के महफूज होने का किस हद तक पैगाम जाएगा? देखिए यासर एक चीज़ तो बड़ी है कि हमारी फ़ौज ने इस पाकिस्तान को महफूज किया है। हमारी फ़ौज ने दहशतगर्दों का मुकाबला किया है। हमारी फ़ौज ने पाकिस्तान के अंदर अमन लाया है। हमारी फ़ौज ने अपनी कुर्बानियाँ देकर इस कौम को बचाया है। तो अब इस्लामाबाद में चूँकि ऐसे ममालिक से इतनी बड़ी शख्सियात आ रही हैं कि उनकी सिक्योरिटी इंतहाई ज़रूरी है, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द जो तो हमारे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है। हमारे इर्द गिर्द जो हमसाय ममालिक हैं, बस भारत ही है, वो सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा कर सकता है। वो कोई ऐसा हरकत करवा के इसको सबोताज करने की कोशिश कर सकता है। उनके अपने वज़ीर ख़ारजा भी तो आ रहे हैं। वो तो आखिरी ऑप्शन है ना उनके। लेकिन वो किस तरह खुश होंगे कि पाकिस्तान के अंदर ये कामयाब हो जाए? क्या बस आप समझते हैं वो खुश होंगे? आप समझते हैं कि वो इसे अच्छा समझेंगे? कभी भी नहीं। इसी तरह कुछ और ममालिक भी हैं जो हर सूरत में चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी पे सवाल, जहाँ जिस मुल्क के अंदर क्रिकेट टीम आ जाए और दूसरा मुल्क साजिश करनी शुरू करते। आपको न्यूजीलैंड का नहीं पता, जो कॉल्स गई थी खिलाड़ियों को, जो मेल्स गई थी, आखिरकार उसके ताने बाने कहाँ से मिले थे, सारी चीज़ें कहाँ से निकली थी? तो अब तो एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है जिसमें बहुत से ममालिक के सरबराह आ रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान का इमेज बहुत ऊपर जाएगा, पाकिस्तान की इज्जत में इजाफा होगा। तो इसके लिए मैं समझता हूँ कि अफवाज पाकिस्तान की सिक्योरिटी ही बनती थी। अगर आप कहते हैं किसी और अदारे की, नहीं, अफवाज पाकिस्तान की बनती थी। और अफवाज पाकिस्तान से कौम भी मोहब्बत करती है, और अफवाज पाकिस्तान जो है वो इस सिक्योरिटी के फ़राइज़ को बेहतरीन तरीके से सारे अंजाम देंगे, और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफा होगा, कमी नहीं होगी। अच्छा राना साहब, प्रोग्राम के आखिर पे बात बैनुल-अक़वामी सतह की। ईरान में आज आयतुल्लाह अली ख़ामनाई ने खुतबा दिया, और उन्होंने जो पैगाम उसमें दिया, उन्होंने मुस्लिम उम्मा की वहदत के हवाले से वो रिवायात, वो आयात, वो खुतबात, वो सीरत नबी के तमाम हिकायात, उसको बयान करते हुए उन्होंने जो पैगाम दिया, क्या बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मुस्लिम उम्मा, मुस्लिम ममालिक, मुस्लिम लीडर्स किरदार अदा कर पाएंगे? नहीं, सच पूछिए ना, सच आखां से भज्जन खाखा डरदी सच ना आखा, बिल्कुल नहीं। जिस दिन से गज़ा में ये सब कुछ हो रहा है, जिस दिन से हर शख्स मासूम बच्चों की लाशें देख रहा है, उजड़े हुए घर देख रहे हैं, ना ईद, ना शबरात, ना रमज़ान, कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ पे ये सब कुछ नहीं होता। कोई एक दिन ऐसा नहीं होता जब वहाँ से कई लाशें नहीं उठाई जाती। तो कितनी उम्मत मुसलमान के लीडरों ने इस पर रिएक्शन दिया। आप क्या समझते हैं कि 2 या 3 शहादतों के बाद
ठीक हो जाएगा, सब इकट्ठे हो जाएंगे। एक शहादत के बाद ही सबको इकट्ठे हो जाना चाहिए था, जिस दिन गजा में हुई थी। जिस वक्त उन मासूम बच्चों की लाशें, जिन्होंने भी दुनिया में देखा ही कुछ नहीं था, वो उनकी लाशें भी जिन्होंने शायद अभी अजान भी नहीं सुनी थी, उनकी भी लाशें जिनके कान में भी अजान नहीं दी गई थी, जिनकी पैदाइश के चंद लम्हों बाद ही बेचारे दुनिया से चले गए। और वो जिन्होंने तो इस दुनिया में आंख ही नहीं खोली, और वो कोक के अंदर ही उन्हें जो है कब्र की सूरत इख्तियार करना पड़ी। ऐसी आवाज़ें जो हैं उस पर किसी ना किसी को जागना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मुझे और राना साहब को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर के रोज़। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।